बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने डिस्कशन भी कहूँगा मैं डिस्कशन सीरीज़ का दूसरा पार्ट, जिसमें आर्टिकल 370 के बारे में हमने पहले कहा था कि एक ओवरव्यू, एक बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्रिंसली स्टेट्स में महाराजा के दौर में एक उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह डोगरा ने अंग्रेज़ के साथ एक पैक्ट किया और उसके बाद ये सारे एक प्रिंसली स्टेट वजूद में आती है, जम्मू एंड कश्मीर, जिसके तकरीबन 5 एक्साइज गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, जम्मू और फिर कश्मीर, ये सारे हिस्से होते हैं। बेसिकली ये 55% जो एरिया है वो इंडिया के पास है और 45% पाकिस्तान के पास है। तो ये जो एरिया था, इसके जम्मू एंड कश्मीर की जो सारी पॉपुलेशन है वो तकरीबन 70 to 77% या 75% वो मुस्लिम है। और जो इसका राजा था वो एक हिंदू था, महाराजा हरि सिंह। जब ये 1947 में ये सारा गदर अंजाम पाया, तो उसमें जो 26 अक्टूबर 1947 को एक एक्सेशन साइन किया ड्यू टू द जो हमला हुआ और अनऑफिशियल एक अटैक किया गया, और उसकी वजह से 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा को इंडिया के साथ बैठकर एक पैक्ट साइन करना पड़ा। और 19 जिसे 26 अक्टूबर 27 अक्टूबर को उसको 26 अक्टूबर को उसको महाराजा ने साइन किया और 27 अक्टूबर को उसको लॉर्ड माउंटबेटन ने साइन किया। और फिर वो जो उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नतीजे में चूंकि हम इस पिछली वीडियो में सारी तो मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू, चूंकि अगर आप वो देखना चाहते हैं कि उसमें क्या इसका बैकग्राउंड था, तो वो आप वीडियो वो देख सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं जो 1947 में 26 अक्टूबर 1947 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, उसके बाद उसकी एक क्लास 7 थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की, उसके तहत आर्टिकल 370 जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो इमर्जिंग लीडरशिप शेख अब्दुल्ला ने 1949 में दिल्ली अंडरस्टैंडिंग की इंडियन गवर्नमेंट के साथ बैठकर उन्होंने कुछ अंडरस्टैंडिंग की, जिसके नतीजे में आर्टिकल 370 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया। बेसिकली ये 306A था। जब ये ड्राफ्ट करके प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बना, 448 उसके आर्टिकल्स बने, तो उसमें 370 आर्टिकल 370 जो था वो मार्ज वजूद में आया। आर्टिकल 370 जब ये ड्राफ्ट किया जाता है, तो बेसिकली इसके टेक्स्ट में उसके बाद 1952 का एक एग्रीमेंट किया जाता है। 1952 उसको दिल्ली एग्रीमेंट कहते हैं। उसमें भी शेख अब्दुल्ला और ये सब लोग, मिर्जा अफजल बेग और ये सारे लोग बैठकर दिल्ली में इन्होंने चूंकि टॉक्स की थी इंडियन गवर्नमेंट के साथ, नेहरू और वल्लभ भाई पटेल वगैरह के साथ, तो उसमें जो था ये एग्रीमेंट जो वो आता है, उसके नतीजे में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 जिसमें 35A जारी किया गया, उसके थ्रू सारे का सारा कि उसमें सारी की सारी बातें बताई गई उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। तो जिसको जब 2019 में एक नया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया गया, तो 1954 को उन्होंने रिवोक कर दिया, रिमूव कर दिया। तो वो जब उसके बाद सारे के सारे जो कवानीन थे वो मंसूख कर दिए गए और जम्मू एंड कश्मीर को सो कॉल्ड इंडियन टेरिटरी में शामिल कर दिया गया। तो ये एक पूरी दास्तान है, तो जिसपे हम डिस्कशन आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 370 के टेक्स्ट पे चले जाएंगे कि आर्टिकल 370 का टेक्स्ट बेसिकली है क्या। अब इससे सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो मदर ऑफ ऑल द लॉज होता है। इसके तहत पूरी स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो सारी की सारी इसके थ्रू सारी की सारी पॉलिसीज और इदारे बनाए जाते हैं। तो ये बेसिकली सुप्रीम लॉ होता है। तो जब ये सुप्रीम लॉ में हो जाता है, तो सारे के सारे जो लॉज हैं वो इसी के थ्रू एडमिनिस्टर किए जाते हैं। तो ये आर्टिकल 370 जो था वो बिल्कुल इसी तरह से उसमें अप्लाई किया गया, और इसमें ये नॉट विथस्टैंडिंग से शुरू होता है। नॉट विथस्टैंडिंग एक अब्स्टेंटिव क्लॉज होती है कि इसमें जो भी चीज है वो इसके अंडर रहेगी। अगर कोई चीज और दूसरी चीज नॉट विथस्टैंडिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, तो वो इसके अंडर रहेगी। तो ये नॉट विथस्टैंडिंग से ये अब्स्टेंटिव क्लॉज जो थी वो बाकी सब क्लॉजेस पे प्रिवेल करती है। तो ये चैप्टर 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस के चैप्टर में। तो इसको बेसिकली जो इन्होंने कहा ये टेम्परेरी प्रोविजंस है, और वही सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी आ गया कि ये डिबेट रहा जो JNK की तरफ से जो वकील थे, तकरीबन 32 पिटीशंस उनकी सुप्रीम कोर्ट में की गई, और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक
कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की गई, तो उसके तहत उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत फाइल की गई, तो उसमें 32 पिटीशन में तो जो सिब्बल जो उनके वकील थे उनका मौकफ ये था कि ये परमानेंट है, और जो चंद्रचूड़ थे और जो बाकी जजेस थे उनका मौकफ ये रहा कि ये परमानेंट है, ये टेम्पररी है। तो इसमें उन दोनों के मौकफ में फ्लक्चुएशन रहा, और फिर बाद में आखिर में हम सबको पता है कि उन्होंने फैसला क्या किया। तो वो उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, वेदर दैट डिसीजन वाज अ बायस्ड और ऑन मेरिट्स। तो हम ये इस पे बाद में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे यूएनसीआईपी रेजोल्यूशंस का। यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन चूंकि पिछली वीडियोस में जैसे कि बताया कि एक अटैक होता है, अनऑफिशियल अटैक था पाकिस्तान की तरफ से, और वो अटैक में जो भी कबायली थे उन्होंने जो भी किया, जो भी वहाँ पर हुआ, उसके बाद नेहरू जो थे उनको जाना पड़ा, जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशंस में चले गए, और यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने जो अपनी दरख्वास्त या पिटीशन फाइल की वो चैप्टर 6 के तहत थी, और चैप्टर 6 जो है वो रिकमेंडेटरी है। ये एक मैं यहाँ पे वाजे करता चलूँ कि चैप्टर 6 जो है यूएनसीआईपी रेजोल्यूशन का, वो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 दो चैप्टर्स हैं। चैप्टर 7 जो है वो मैंडेटरी है, और चैप्टर 6 जो है वो रिकमेंडेटरी है। तो ये चैप्टर 6 के तहत गए थे, और जो उनकी रेजोल्यूशंस हैं 13 अगस्त 1948 की, वो भी रिकमेंडेटरी है। वो मतलब उनमें रिकमेंडेशंस हैं, कोई वो माने या ना माने ये इंडिया की मर्जी है। तो वो इसमें, और मैंडेटरी वो होता है जो बोस्निया हर्जेगोविना में हुआ, जैसे कि वो उन्होंने बात नहीं मानी तो फिर उन पे उन्होंने बमबारी कर दी, वो उसमें बमबारी की गई। लेकिन जो इसमें यूएनसीआईपी में जो हमारी तरफ से 13 अगस्त 1948 की रेजोल्यूशन का बहुत ज्यादा एक जिक्र किया जाता है, वो रिकमेंडेटरी है। तो उसमें इंडिया में, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने बाद में जाके भी अपनी स्पीचेस में भी इस बात का इकरार किया कि हम इस पे अमल दरामद करेंगे, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी बात से फिर गए, और आर्टिकल 370 का इससे डायरेक्ट कनेक्शंस भी मौजूद हैं। अब जो यूएन रेजोल्यूशन में दो बातें बड़ी अहम आई, वो ये आई कि पहले पाकिस्तान अपनी आर्मी को निकाल देगा, और दूसरी जो बात आई कि इंडिया जो है वो अपनी थोड़ी सी आर्मी निकालेगा, और उसके बाद एक टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, वो थी प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड ये थी कि यहाँ पे सारे तौर पे, जिसको हम रेफरेंडम बोलते हैं, यहाँ पे रेफरेंडम होगा, सब लोग वोटिंग करेंगे, और जिसका वोटिंग में जिसके वोट ज्यादा होंगे वो नेशन जो है वो एज ए नेशन उसके साथ चली जाएगी, वेदर पाकिस्तान के साथ जाना चाहे या इंडिया के साथ जाना चाहे, या जो उसकी मर्जी हो। तो बेसिकली उसमें आर्टिकल 370 इसी की एक कड़ी थी, इसी रेजोल्यूशन की, जिसमें शेख अब्दुल्ला वाला ने दिल्ली एग्रीमेंट जो 1900 दिल्ली अंडरस्टैंडिंग जिसको हम बोलते हैं 1949 में, उसमें भी किया, और 1950 में आर्टिकल 370 जिसके नतीजे में आया। फिर 1952 में भी दिल्ली एग्रीमेंट में 35A आया। तो आर्टिकल 35A जो ऐड किया गया, वो बेसिकली आर्टिकल 35A प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 के तहत आया, लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ये 35A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये बिब्लियोग्राफी के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। तो आर्टिकल 35A जो ये कहता है कि बेसिकली 1927 में इन्होंने हेरिडिटरी स्टेट सब्जेक्ट लॉ बनाया कि कोई भी जो उसका परमानेंट रेजिडेंट है वही वहां पर कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में अपनी जमीन खरीद सकता है महाराजा की तरफ से। अब महाराजा की तरफ से कुछ गलत पॉलिसीज भी थी, कुछ ऐसा था, तो वो उसको कुछ खतरात भी थे, तो वो इनके साथ शामिल भी होना, लेकिन अपने कुछ गलत फैसलों की वजह से, और वो चूंकि एक टिपिकल महाराजा था, शिकार पे जाता था और सारे काम वो टिपिकल महाराजाओं की तरह करता था, वो इंटरेस्टेड नहीं था कि वो स्टेट को चलाए, तो इसी वजह से वो उसको बाद में नुकसान भी हुए। तो जब उसके बाद बैक टू द स्टोरी के उसके बाद जब 1950 में आर्टिकल 370 आता है, तो आर्टिकल 370 के बाद उसकी जो आप ओरिजिनल टैक्स की तरफ आ जाते हैं कि ओरिजिनल टैक्स में उसमें कहा क्या गया है और इसमें क्या ऐसी बात आई कि इसमें सारी बात की गई। तो अब आते हैं ओरिजिनल टैक्स ऑफ आर्टिकल 370। अब जो ये आर्टिकल 370 का फर्स्ट पार्ट है, इसके बेसिकली हम इसको 3 पार्ट्स में तकसीम करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पार्लियामेंट के लॉज बनाने के बारे में है कि पार्लियामेंट कहाँ कहाँ पे अपने लॉज बना सकती है। इंडियन पार्लियामेंट कहाँ कहाँ अपने लॉज बना सकती है। इंडियन पार्लियामेंट के एक 2 लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, जो सेंट्रल और कंकरेंट लिस्ट है, वो जितनी बाकी स्टेट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के अलावा, वो सब के बारे में अपना कवानीन बना सकती है। लेकिन आर्टिकल 370 के तहत वो जम्मू एंड कश्मीर के तहत
कानून नहीं बना सकती जब तक कि उसको इंडियन जो जम्मू एंड कश्मीर की जो असम्बली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली या लेजिस्लेटिव असम्बली, वो परमिट नहीं करती या गवर्नमेंट परमिट नहीं करती, तो वो तब तक वो लॉज नहीं बना सकती। तो ये उसकी पहली शेक है। उसके बाद जो ये जम्मू एंड कश्मीर की असम्बली वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और उसको रोक सकती है कि आप हमारे बारे में ये फैसले नहीं कर सकते, जिसमें आर्टिकल 238 का भी जिक्र है कि आर्टिकल 230 डोमिनियन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बनाया जा सकता। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो बेसिक बात कि जम्मू एंड कश्मीर का 1956 में वो मार्ज वजूद में आया, और इसमें जो सबसे अहम बात है जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 के रिमूवल के बारे में, वो ये है कि 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली वो डिसॉल्व हो गई थी। तो डिसॉल्व होने के बाद फिर ये कैसे हो सकता है कि वो कैसे कानून बनाएंगे और क्या, क्योंकि अब वो कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 370 है वो रिमूव नहीं किया जा सकता। तो ये एक डिस्प्यूट भी खड़ा हुआ इस बात पे, क्योंकि इंडियंस जो चाहते थे वो, यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि हम चूंकि इंडियन मूवीज़ में भी देखते हैं और बाकी पाकिस्तानी मूवीज़ में देखते हैं कि इनको लॉज बनाने की कोई जो हमारे लेजिस्लेचर वाले हैं या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है, इनको लॉ नहीं बनाने आते। लेकिन जो 1947 ऑनवर्ड जो हो रहा है, जो इंडियन पार्लियामेंट कर रही है, वो तो क्लास है। वो बेशक वो शैतानी दिमाग इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई बोला, लेकिन उसमें सॉरी बहुत जबरदस्त तरीके से अपना दिमाग लड़ा के इन्होंने 1947 में भी आर्टिकल 370 जैसे इंसर्ट किया है, और फिर जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया 1954 का, तो उसमें तो ये कभी नहीं लगता कि ये पढ़े लिखे नहीं होते या ये तो बहुत जबरदस्त किस्म का दिमाग लड़ाते, और अपना फिर जो 2005 अगस्त 2019 को बेशक वो एक शैतानी दिमाग ही लड़ाया गया, लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से जो एक इन्होंने काम किया है उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी कि 5 अगस्त 2019 को जैसे उन्होंने आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया, तो वो एक अपने आप में एक नई एक कहानी है जो कि हम एक किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने बताएंगे। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया तो 3 चीजें, डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स, ये 3 चीजों के लिए जो है वो इनके 31 मैटर्स पर जो है वो पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, इंडियन पार्लियामेंट, लेकिन बाकी किसी चीज पर जम्मू एंड कश्मीर के लिए कानून साजी नहीं कर सकती। तो उसके लिए फिर आगे जाके क्या बना, 1954 का जो दिल्ली एग्रीमेंट के नतीजे में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, उसमें जिसमें आर्टिकल 35A भी ऐड किया गया, उसमें ये सारी बात बताई गई कि अब जो है जितने कवानीन है कॉन्स्टिट्यूशन के वो यहाँ पर लागू होंगे, और बाकी जो कानून है जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन है, जैसे राइट टू एजुकेशन है, या वुमेन राइट्स पे जो बात है, या जो ह्यूमन राइट्स की जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो फंडामेंटल राइट्स है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, जैसे राइट टू एजुकेशन भी था। तो उसमें फिर जो एप्लीकेबल लॉज है वो उनके तहत होंगे। अब इसमें जो पहले पार्ट में आर्टिकल 370 का जो पहला पार्ट जिसमें मैं कह रहा हूँ कि ये उसमें यह भी हो गया कि जिस लॉ को जम्मू एंड कश्मीर असेंबली रेटिफाई करेगी, यानी उसको पास करेगी, तो वही हमारे पास आ जाएगा, बाकी किसी लॉ को यानी तो इसमें आर्टिकल 370 में ये सारी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत ये सारे का सारा इंस्ट्रूमेंट लाया गया। फिर दूसरा पार्ट जो है वो इसका है लॉज आर एप्लीकेबल। जो लॉज आर एप्लीकेबल है वो लॉज कौन कौन से एप्लीकेबल है, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 तो वहां पे एप्लीकेबल है। और आर्टिकल 1 में एक बात जो लिखी हुई है कि स्टेट यूनियंस आर वो होगा, तो इंटीग्रल एक बड़ी बात बताई जाती है कि जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 1956 का जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी आर्टिकल 3 में ये बात कही कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वहां पे भी ये लिखा गया। इसी के तहत आर्टिकल 32 के तहत वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन भी फाइल की, क्योंकि वहां का शहरी होना या स्टेट सब्जेक्ट होना एक अलग चीज है। तो स्टेट सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन थी, क्योंकि जो स्टेट सब्जेक्ट्स वाले थे वो जो प्रिंसली स्टेट्स के रहने वाले थे उनको हम स्टेट सब्जेक्ट्स कहते थे, और जो ब्रिटिश इंडिया के रहने वाले थे क्योंकि उनको हम ब्रिटिश सब्जेक्ट्स कहते हैं। तो स्टेट सब्जेक्ट्स के कुछ प्रिविलेज राइट्स थे जो कि महाराजा के दौर में भी थे, तो वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू आर्टिकल 370 का हिस्सा बने। तो बेसिकली आर्टिकल 370 ये है कि आर्टिकल 370 के तहत ही ये सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1956 था वो अमल में आया था। और फिर उसी आर्टिकल 356 के पार्ट 2 में जो मैं बताना चाह रहा हूं, आर्टिकल पार्ट 2 में कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे आर्टिकल 370 और आर्टिकल 1 के अलावा, तो फिर वो लॉज, और फिर उसके बाद
जिनको जम्मू एंड कश्मीर असेंबली रेटिफाई करेगी, और 1954 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसके तहत जो लॉज आएंगे वो सारे के सारे उसमें शामिल किए जाएंगे, और बाकी उसके अलावा ये रिस्ट्रिक्ट करेगा और उसको उनमें उन लॉज को शामिल नहीं करेगा। तो अब ये तीसरा पार्ट है, वो आर्टिकल रिमूवल के बारे में है, वो रिमूवल के व्हेन इट इज सीज टू एग्जिस्ट। तो आर्टिकल 370 जो है वो रिमूव कैसे किया गया। तो आर्टिकल 370 को रिमूव करने के लिए एक बड़ी इन्होंने अपने शातिर दिमाग कह सकते हैं कि वो लड़ा के, और जो जम्मू एंड कश्मीर की लीडरशिप थी उसको मामू बना के इन्होंने, सो कॉल्ड लीडरशिप हम कहेंगे, सो कॉल्ड लीडरशिप, उसको इन्होंने मामू बना के ये सारे का सारा काम किया, और ये सारे का सारा इन्होंने ड्रामा रचाया, और मुख्तलिफ किस्म की अफवाहों में डालते रहे, तो बहुत छुपा के और बड़े सीक्रेट तरीके से इन्होंने आर्टिकल 370 को रिमूव किया। तो बेसिक वहां पे जून 2015 में इनकी जो स्टोरी शुरू होती है कि जब ये महबूबा मुफ्ती से बीजेपी अपनी 28 सीटें, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा है कि वो महबूबा मुफ्ती इसमें जीतती है, और उसके साथ इत्तेहाद होता है बीजेपी का जो 28 सीटें जीत चुकी थी, और बीजेपी और महबूबा मुफ्ती मिलकर एक कोalition गवर्नमेंट बना लेते हैं। फिर बाद में अचानक से 2018 में उनकी कोalition गवर्नमेंट खत्म कर देते हैं, क्योंकि बीजेपी के दिमाग में ये सारी बात थी। फिर अचानक से ही वो वहां पे प्रेसिडेंशियल गवर्नर रूल कायम कर देते हैं। एक सत्यपाल मलिक, एक गवर्नर को वहां पे लगा दिया जाता है। वो जो सत्यपाल मलिक है वही सारे का सारा जब 6 महीने के रूल, और ये बात सारी की सारी आर्टिकल 92 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1956 में लिखी हुई है कि वो 6 महीने का वो लगा सकता है, और जब 6 महीने पूरे होंगे तो फिर प्रेसिडेंशियल रूल लग जाएगा। जब प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा तो फिर प्रेसिडेंशियल रूल के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली है, वो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर इन्होंने एक इंटरप्रिटेशन क्लास था इसको, जो इसमें बेसिकली इनके लिए सबसे बड़ा जो रिमूवल के लिए जो इनके लिए प्रॉब्लम था, वो आर्टिकल 370 के लिए वो 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो चुकी थी, और वहां पे वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। तो इस इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो वर्ड निकालने के लिए इन्होंने बेसिकली इसमें तो हम मॉडिफाइड कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 367 की इंटरप्रिटेशन क्लास है, उसमें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह इन्होंने आर्टिकल 367(4) में इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया। अब लेजिस्लेटिव असेंबली करने के बाद चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्ड निकाल दिया, तो उसके बाद इनके लिए बड़ा आसान हो गया कि ये यहां पर आर्टिकल 367(4) करके 4 के थ्रू आर्टिकल 373 में जो इनकी रिमूवल की क्लास थी उसको रिमूव कर सकते थे। बेसिकली आर्टिकल 370 रिमूव करने के लिए जो सबसे पहली शर्त थी कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो जो है ना वो इसको आर्टिकल 370 को रिमूव कर सकती है, और फिर उसके बाद जो है गवर्नर इसको इस पे ओवर रूल करेगा। और उसके बाद तो इन्होंने इसका इलाज ये किया कि जम्मू एंड कश्मीर असेंबली को इन्होंने जो मैंने प्रीवियसली जो चेंजेस बताई हैं वो सारी करके आर्टिकल 367(4) में चेंज करके इन्होंने जो असेंबली थी, पार्लियामेंट थी, इन्होंने इस पार्लियामेंट को इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर असेंबली बना दिया, और जो वहां का गवर्नर था जो बाद में प्रेसिडेंशियल रूल के तहत प्रेसिडेंट के पावर्स आ गए, उसको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वो कर दिया। और यूं इन्होंने अपना जो एक नारा था, 2 विधान 2 प्रधान और 2 संविधान एक देश में नहीं हो सकते, उसको इन्होंने कर दिया। तो ये एक बड़ी इसका चूंकि एक नया पार्ट हम इस पे आर्टिकल 35A इसके बाद हम नया उस पर पार्ट बनाएंगे, तो उसको भी डिस्कशन में लाएंगे। तो नेक्स्ट डिस्कशन जो होगी वो आर्टिकल 35A के लिए होगी। तो कि आर्टिकल 35 बेसिकली था क्या, उसमें लिखा हुआ क्या था, और उसका ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है, और उसमें क्या बताया जा रहा है, उसमें कैसे वो आया, और कैसे इन्होंने आर्टिकल 35A को रिमूव कर दिया। तो मैं उस पर नेक्स्ट टाइम के लिए आप मुझे इजाजत देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आती रहें तो फिर इसको लाइक और सब्सक्राइब करते जाएंगे। और अगर कोई कमेंट सेक्शन में कोई क्वेरी रह गई है, कोई बात हमसे हो गई है, तो आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।